नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए देवभूमि से जुड़ी हुई तमाम खबरें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आहट दिखाई देने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी ने लोकसभा तैयारी को देखते हुए लोकसभा योजना बैठक कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री सहित पार्टी के आला अधिकारी मौजूद रहे। पूरे 4 सत्र तक चले इस बैठक में पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय की। इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैठक में सातों मोर्चे को अपने अपने क्षेत्र के वोटर को पार्टी से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मोर्चा को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं उससे जनता को रूबरू कराएं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और सभी मोर्चे को 5 लोकसभा सीट को भारी मतों से जीतने के लिए लक्ष्य दिया है। साथ ही पूरे कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग प्रोग्राम तय किए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां अंकिता हत्याकांड पर सियासत जोर शोर से चल रही है। वनांतर रिजोर्ट प्रकरण को लेकर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो वो ऐसे मुद्दे उठाता है जिसका कोई आधार नहीं होता। ठीक ऐसा ही मुद्दा कांग्रेस इस मामले पर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रकरण न्यायालय में है, ऐसे में कांग्रेस को कोई बात रखनी है तो वो न्यायालय में रखे। सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी कर कांग्रेस क्या कुछ संदेश देना चाहती है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की बिटिया का अपमान किया जा रहा है। जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो उन मुद्दों को रहता है जिनका आधार नहीं है। अगर न्यायालय में विषय चल रहा है, आपको कोई बात अपने न्यायालय में रखे, आप सार्वजनिक बातों करके आखिरकार क्या मैसेज है उसको। अब तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के उस बिटिया का अपमान करने में उतर आए हैं। तो उनकी मां बिटिया का अपमान हो रहा है, इस तरह की बातें चला हर व्यक्ति को, चाहे उनकी माँ है, पिता है, हर व्यक्ति न्यायालय पर बात करने का अधिकार है। बाहर इस प्रकार चित्रधारी करके उस बिटिया का अपमान कम से कम मौत पर नहीं होना चाहिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने एक प्रेस वार्ता की। उत्तरांचल प्रदेश क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। इस अवसर पर महोत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रही हैं। उनके भव्य आयोजन को देखने के लिए सरकार को भी अवकाश घोषित करना चाहिए ताकि सभी लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देख सकें और अपने घर में हंसी खुशी से दीपावली मना सकें। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जिले में तैनात 22 दरोगाओं सहित 2 इंस्पेक्टर के तबादले देर रात किए हैं। इसके अलावा अग्रिम आदेश तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज इंस्पेक्टर बसंती आर्य को किच्छा कोतवाली का चार्ज आवंटित करते हुए तत्काल प्रभाव से चार्ज ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। एक तरफ रुद्रपुर शहर कोतवाल विक्रम राठौर को पुलिस लाइन रुद्रपुर और इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार को उनकी जगह रुद्रपुर कोतवाली का कोतवाल बनाया गया है। तो 22 दरोगाओं के ट्रांसफर इस दौरान किए गए हैं। देर रात ट्रांसफर किए गए, इसमें 2 इंस्पेक्टर के भी तबादले देर रात किए गए हैं। जिले में तैनात 22 दरोगाओं सहित 2 इंस्पेक्टर के तबादले देर रात किए गए। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जिले में इस दौरान दरोगाओं के तबादले देर रात किए हैं।
उधर पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सतपुली नगर पंचायत कार्यालय के समीप सड़क पर फेंके गए कूड़े और मरे हुए गोवंश मामले में अब संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली की ईओ को इस मामले में रिपोर्ट देने की बात उनके द्वारा कही है, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के दृश्य दोबारा ना दिखाई पड़े। आपको बता दें कि नगर पंचायत सतपुली कार्यालय के समीप ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इसी कूड़े के अंबार में आवारा पशु भी मरे हुए हैं, जिसकी दुर्गंध से आसपास के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं सतपुली कार्यालय के समीप ही राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय भी मौजूद है। बावजूद इसके नदी के ही ऊपर कूड़ा डाले जाने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। फिलहाल मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच गया है। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि जिलाधिकारी के संज्ञान के बाद वहां की स्थिति में क्या कुछ बदलाव होता है। तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये सहायक गंगा की सहायक नदी है। इसमें इस प्रकार से मवेशियों का मरना, कुत्ते नोच के खा रहे हैं। ये अभी मैं तहसील से आ रहा था तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये स्थिति बनी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये सहायक नदी है, ये एनजीटी की बड़ी अनियमितताओं के उसमें आता है, तो गलत है। वैसे ये सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। ये कई दिनों से ऐसी चली आ रही है लगभग। जहाँ पे ये कूड़ा फेंका जा रहा है उसके ठीक बगल में स्कूल भी है। बच्चों को किस तरह की दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कत सर। यहाँ पे ये तो कन्या विद्यालय है, वो स्वयं इनका नगर पंचायत का कार्यालय है। जब इतने नजदीक में इतनी बड़ी वो है तो बताओ आगे क्या कंडीशन होगी। और उधर रुड़की कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने खुलासा करते हुए जानकारी दी कि पिरान कलियर रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ एक नाबालिग भी चोरी में संलिप्त है। पुलिस ने इन चोरों के पास से 8 चोरी की बाइक के साथ ही एक ई रिक्शा भी बरामद की है। एसपी देहात के अनुसार सभी चोर रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव जोरासी के रहने वाले हैं और ये बाइक को चुराकर अक्सर उनका रंग बदलकर सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस का कहना है कि अभी भी पुलिस चोरों से पता करने में जुटी हुई है कि कहीं इनके और साथी तो नहीं हैं। दो चोर गिरफ्तार किए हैं और इनके पास से पुलिस ने 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस अभी जांच में जुटी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इनके अन्य साथियों का भी खुलासा जल्द ही हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अधिक जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बीते कई दिनों से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई, उतनी नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई हैं। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से सवाल किया कि वो बताएं कि किन नॉन उत्तराखंडियों की नियुक्तियां इन साल में हुई हैं। उन्होंने कहा कि सभी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे में मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का मकसद क्या है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस केवल भ्रमित करने का कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सवाल किया कि क्या मूल निवास की बात करना कोई अपराध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मूल निवास की मांग कर रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है।
और स्थायी निवास का विषय है। मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई, उतनी ही नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। ये सारे विषय, अनेकों और भी विषय होंगे जिन विषयों को हमने नीचे तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग काम करेंगे, खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से, भिन्न प्रकार के माध्यम से अपने काम को आगे तक पहुंचाएंगे। अध्यक्ष जी, प्रमुख मुद्दा और उधर उत्तराखंड में सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवास अधिकार को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न संगठनों और कई राजनीतिक दलों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर कार्य कर रही है। देखिए, इस समय पहाड़ भूमाफियों से त्रस्त है और एक सुनियोजित तरीके से लोगों की जमीनें घेरी जा रही हैं और उसको बचाने के लिए यहाँ पर भू जो हमारा कानून है उसके बारे में दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए और जो उसका एक मध्य मार्ग निकलना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो विशेषकर जो पर्वतीय मूल के लोग हैं उनके अधिकार हक हकूक जो है प्रभावित न हो पाए। बता रहा, मैंने कह तो रहा क्या दे दिया कि भाई राज्य 2000 में बनाया तो 1950 राज्य कैसे कह सकता है? मैं आज पैदा हुआ, मैं कह रहा हूँ मेरे निवासी तुम 1950 से कैसे हो जाओगे? हाँ ठीक है कि 15 साल पहले जो रह रहा था उसको हमने स्थायी निवासी मान लिया, एक रास्ता निकाला, उसमें भी बात था लेकिन मान लिया गया। तो मान लिया गया वही मूल निवासी होना चाहिए जब मेरी राय पूछी जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा है। यूकेडी इस टाइप के जो दल जिनका कोई महत्व नहीं है उस तरह की बात कर रहे हैं, उसको ना कोई पहाड़ में सीरियस लेता है ना मैदान में सीरियस लेता है। और उधर उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कायाकल्प अवार्ड कार्यक्रम के तहत उधमपुर नगर के दिनेशपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जिले में लगातार दूसरी बार प्रथम पुरस्कार मिलने के बाद निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम समाज सेवियों ने अस्पताल पहुंचकर प्रभारी चिकित्सक सहित स्टाफ को सम्मानित किया। इसमें कायाकल्प 2022-23 के तहत हम लोगों को जिले में प्रथम स्थान मिला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर को। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें ये अवार्ड देहरादून में दिया गया। अस्पताल में रखरखाव, साफ सफाई, मरीजों के साथ व्यवहार और उनके इलाज समुचित व्यवस्था, अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उसके तहत इसको दिया जाता है। आपका विवाद तो होता है लेकिन वही है, हम चाहते हैं शांति से अस्पताल सुचारू संचालन हो, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं मरीजों को उपलब्ध की जाएं, जो जांच है वो भी दी जाएं। यहाँ धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ा रही है सरकार। इस समय वार्ड बॉय भी नहीं है और लेडी डॉक्टर की भी कमी है, तो ऊपर संज्ञान में किया गया है सीएमओ सर के, और धीरे धीरे सारी सुविधाएं बढ़ेंगी। और उधर देहरादून नगर निगम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़े पर पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल तक नगर निगम के वित्त नियंत्रक द्वारा सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जाता रहा, लेकिन कभी भी सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों के कागजों में कोई और तो मौके पर कोई और व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका खुलासा होने पर पार्षदों, अधिकारियों और सुपरवाइजर्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार किया जाएगा।
और सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अक्सर लोग तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी इसका अंजाम भी भुगतना पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला आया जिसमें भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने पुलिस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामले की पड़ताल कर पाया कि पोस्ट रायपुर निवासी सानिध्य भट्ट की ओर से की गई है। मामले के संबंध में सीओ रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया कि शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि रायपुर सहस्त्र धारा निवासी सानिध्य भट्ट द्वारा फेसबुक का फेक अकाउंट बनाकर ये पोस्ट की गई, जिस पर आईटी, पोस्को और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि युवक द्वारा पूर्व में भी फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं, ट्रांसजेंडर को लेकर अश्लील पोस्ट की जाती रही है। मामले की आगे जांच भी चल रही है। अगर इसमें ये दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच की। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है, जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आइडिया फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है और इसमें जो अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।